आज हम आपको 5वें अध्याय सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के संबंध में बताएंगे। बच्चों पहले जान लीजिए कि सामाजिक विषमता या असमानता क्या होती है। वैसे सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार हमारे दैनिक जीवन की एक वास्तविकता है। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति समान नहीं होती है। कुछ लोगों के पास अधिक धन होता है, अच्छी शिक्षा होती है, सत्ता में भागीदारी उनकी होती है, विभिन्न प्रकार के साधन उनके पास होते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सभी से वंचित होते हैं, और इन दोनों के बीच एक ऐसा वर्ग होता है जिनके पास सामान्य पूंजी, शिक्षा, शक्ति होती है। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं अपितु समाज से संबंधित होते हैं। सामाजिक संसाधनों को हम 3 रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आय के रूप में आर्थिक पूंजी, दूसरा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सांस्कृतिक पूंजी, तीसरा संगतियों एवं संपर्क के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। तो सामाजिक विषमता क्या होती है? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामाजिक विषमता कहलाती है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक विषमता किसे कहते हैं। बच्चों आप लिखेंगे सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामाजिक विषमता कहलाती है। अब आप जान लीजिए सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांट देती है, उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। खासतौर से ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जब जाति व्यवस्था प्रचलित थी तब विद्यमान थी, और ये जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का ऐसा स्वरूप था जो समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करता था। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विश्वास को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे एक पूर्वाग्रह यह पाया जाता है भारतीय समाज के अंतर्गत, जो कहा जाता है कि मारवाड़ी और यहूदी कंजूस होते हैं। वास्तव में पूर्वाग्रह अपरिवर्तनीय एवं कठोर धारणाओं पर आधारित रूढ़िबद्ध प्रकार के होते हैं। अब आप जान लीजिए रूढ़ धाराएं क्या होती हैं। ऐसा लोक विश्वास जो समूह द्वारा स्वीकृत कोई लोक विचार जो सामान्यतः शाब्दिक तथा संवेग युक्त होता है, वो रूढ़ धाराएं कहलाती हैं। यह ज्यादातर महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय समूहों के बारे में भारतीय समाज में इनका उपयोग होता है। अब बच्चों जान लीजिए सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। वे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में
पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, यह व्यवस्थित एवं अनैच्छिक होता है। लंबे समय तक विषमता के कारण निष्कासित समाज में प्रतिरोध व घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण निष्कासित समाज के लोग अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। एक प्रकार से अलग थलग जीवन यापन करने के लिए बाध्य होते जाते हैं। जैसे भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न दलित जातियां, महिलाएं एवं जनजातियां इत्यादि को सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा है। जब हम जाति की पर प्रश्न विचार करते हैं तो बच्चों हम पाते हैं जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, इसलिए भारतीय समाज के अंतर्गत अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति ऊंची जाति के यहाँ जन्म लेता है, भले ही उसमें गुण न के बराबर हो, लेकिन समाज में उसका स्थान ऊंचा होता है। और निम्न जाति के लोग जो कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उच्च कोटि के होते हैं, उच्च कोटि की धारणाएं रखते हैं, भारतीय समाज में उनको ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है। तो एक प्रकार से जाति व्यवस्था ऊंच नीच की भेदभावपूर्ण व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के रूप में लंबे समय तक विद्यमान थे। बच्चों आप जान लीजिए अस्पृश्यता क्या होता है। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे आप छुआछूत कह सकते हैं, या कहा जाता है धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर सबसे नीचे जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है। उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही होती है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड नहीं कर पाते हैं। इस सारी व्यवस्था को हम जिनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, ये अस्पृश्य कहे जाते हैं। भारतीय समाज में इनकी स्थिति दासों से भी बदतर थी, खराब थी। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें गंदा और अशुद्ध माना जाता है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जल प्राप्ति के साधन जैसे कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग इनके लिए निषेध होता है। महात्मा गांधी ने इनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, किंतु आजकल इनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी भारत में अस्पृश्यता निवारण की दिशा में इन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया था। अस्पृश्यता के, छुआछूत के विभिन्न तरीके होते हैं, विभिन्न आयाम होते हैं, जिनके कारण पग पग पर इन दलित जातियों को अपमान एवं बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। एक तो इनका बहिष्कार होता है सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक कुओं पर इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तालाबों, मेला, हाट इत्यादि में ये अपना मनोरंजन नहीं कर सकते थे। ये लोग, इनका एक प्रकार से शोषण होता था, बेगार लिया जाता था। बेगार मतलब कि इनसे परिश्रम करा लिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत अस्पृश्यता एक प्रकार से भारतीय समाज के लिए अभिशाप थी, क्योंकि इन दलित जातियों से
समाज का निकृष्टतम कार्य करवाया जाता था। बदले में समाज इन्हें जूठा और त्याज्य भोजन भी भरपेट नहीं देता था। यद्यपि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारी सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ भेदभाव मिटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राज्य एवं केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण का प्राविधानित किया गया। सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए क्रमशः 15% एवं 7.5% आरक्षण का प्राविधान किया गया। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। इस संबंध में अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1955 में बनाया गया था और इसे एक प्रकार से अपराध की संज्ञा प्रदान की गई। भारत से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, उनके साथ शोषण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अनेक गैर सरकारी प्रयत्न भी हुए थे। इन गैर सरकारी प्रयत्नों के अंतर्गत विशेष रूप से स्वाधीनता के पहले ज्योतिबा फूले, पेरियार, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी ने इनकी स्थिति को सुधारने में, भेदभाव जो किया जाता था उसको समाप्त करने में इन महान पुरुषों ने अहम योगदान दिया था। वर्तमान समय में भी विभिन्न राज्यों में इनके उत्थान के लिए, इनकी मांगों को रखने के लिए अनेक प्रकार के राजनीतिक दल बन गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति इत्यादि इन दलित वर्गों की मांगे सरकार के समक्ष रखती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, इनकी स्थिति को ऊंचा करने का निरंतर प्रयत्न कर रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल होते हैं। ये जातियां आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इनके उत्थान के लिए काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1979 में 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग के रूप में गठित किया गया। वर्तमान समय में इस आयोग द्वारा प्रतिवेदित संस्तुतियां लागू की गई हैं और जिसका परिणाम है कि अन्य पिछड़े वर्ग को विभिन्न सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण का 27% आरक्षण का विधान किया गया है। अब देख लीजिए, भारत में जनजातीय जीवन भारतीय संविधान के अनुसार निर्धनता, शक्तिहीनता व सामाजिक लांछन से पीड़ित वर्ग को जनजाति कहा जाता है। जनजाति मुख्य रूप से इनका निवास स्थान दुर्गम क्षेत्रों में था। इनका मुख्य व्यवसाय जंगलों एवं शिकार पर आधारित जंगली उत्पाद एवं शिकार पर आधारित होता था। लेकिन आदिवासी समाज को प्रगति के नाम पर एक प्रकार से आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ा। सरकार ने वनों का दोहन करना प्रारंभ किया। विभिन्न प्रकार के कारखाने जंगली, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में स्थापित किए गए। विकास के नाम पर उनकी जमीन को अधिग्रहित किया गया तथा सरकार के द्वारा जब विकृत किए गए तो जनजाति अपने मूल निवास स्थान से वो स्थान छोड़ करके उनका पलायन होने लगा। आदिवासी समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे जैसे राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति जब घोषित की गई, वनों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे वहां रहने वाले आदिवासी विस्थापित होने लगे। दूसरी चीज कि आदिवासी क्षेत्रों में गहन
औद्योगिकरण की नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई, जिसके कारण आदिवासियों की भूमि छीनी जाने लगी, उनके जीविका के साधन छीड़ होते गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आदिवासी अपने मूल निवास स्थान को छोड़ दिए। तीसरी चीज, आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता की भावना उत्पन्न हुई। जनजातियां भी ये समझने लगी कि जब तक राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में नहीं आएगी, राजनीति में उनका योगदान नहीं रहेगा, तब तक इसी प्रकार से उनका शोषण होता रहेगा। अब देख लीजिए बच्चों, महिलाओं की संबंध में क्या स्थिति थी भारत में। स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसमें स्त्री पुरुष में जो असमानता थी, एक प्रकार से उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया। स्त्री पुरुष में असमानता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है। यदि स्त्री पुरुष में समानता होती तो कुछ स्थानों पर हम देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। दुनिया में या भारत में ही आप देख लीजिए, ऐसे तमाम अनेक समाज हैं जहां सत्ता परिवार में महिलाओं के हाथ में है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको भारत में केरल में नायर जनजाति और मेघालय में खासी जनजाति के रूप में मिलती है। एक प्रकार से महिलाओं का शोषण पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के देन के रूप में कहा जा सकता है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरे थे ज्योतिबा फूले। उन्होंने भारतीय समाज में जो लैंगिक अत्याचार थे उनके विरोध में आंदोलन प्रारंभ किए और काफी सीमा तक भारतीय समाज पर उसका प्रभाव पड़ा। दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को शिक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया, शैक्षिक उन्नयन के लिए उन्होंने योगदान दिया। राणा डे ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, जिनमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई थी। बेगम रुकैया हुसैन ने सुल्तानाज ड्रीम नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हर लिंग को बराबर अधिकार देने की चर्चा की। अब बच्चों देख लीजिए, अक्षमता क्या है। जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति अक्षम कहलाते हैं, क्योंकि वे समाज की रीतियों व सोच के अनुसार अपनी जरूरतों को या समाज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से इसे एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष समस्याएं खड़ी होती है, तब यह मान लिया जाता है उसकी ये समस्याएं उसकी कमजोरी के कारण उत्पन्न हुई हैं। सरकार इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके अक्षम लोगों के लिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय इत्यादि की व्यवस्था करती है, ताकि समाज में ऐसे लोग अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकें, समाज में समकक्षता प्राप्त कर सकें। इनके लिए भी विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्राविधानित किया गया है। इस रूप में ये चैप्टर, ये अध्याय सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के संबंध में मैंने बता दिया आपको। बच्चों कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, उसका उत्तर लिख लीजिएगा। बड़े प्रश्न जो हैं उनका उत्तर हम PDF बना करके आपको आपके WhatsApp नंबर पर भेज देंगे, उसका अध्ययन करिएगा। जो भी समस्या होगी पुनः हम आपको इंगित करते हैं कि प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 के बीच में WhatsApp के माध्यम से या मेरे मोबाइल नंबर पर आप फोन करके या WhatsApp के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। प्रश्न नोट कर लीजिए। सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं? 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न हम बता रहे हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है, ये 2 नंबर के आते हैं। शॉर्ट उत्तर लिखेंगे आप, लंबा नहीं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है,
दलित किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है अस्पृश्यता क्या है? चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कौन है? पांचवा प्रश्न आदिवासी से आप क्या समझते हैं? छठवां प्रश्न पूर्वाग्रह क्या है? इस रूप में इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी आप मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।